एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें होता है क्या है, जब हम अर्थ की सरफेस पे होते हैं, जैसे भी हम बैठे हैं अर्थ की सरफेस के बहुत ही करीब हैं हम, तो ऐसे केस में हमारे पास कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है ना। क्यों आ जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको आप ऐसे समझो। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, उसको मैं कैपिटल एम और कैपिटल आर उसका मास और रेडियस से दिखा रहा हूँ। और हमारे पास ये जो स्मॉल एम है वो एक्चुअली बहुत छोटा है अर्थ के कंपैरिजन में। अच्छा, जब इन दोनों के ऊपर फोर्स लगते हैं ना, इस तरीके से इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है। लेकिन इक्वल फोर्स से एक्सेलरेशन किसका कितना होता है। देखो अर्थ के लिए अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाती है। देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखते हैं, पहले तो फोर्स की जो वैल्यू हो जाती है वो जाती है Gm/m/r², है ना। ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ जो रेडियस होगा उसके आसपास ही है। एक आध मीटर में ऊपर नीचे कर भी दूं तो अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर्स। ठीक, और राइट। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू मान लो मेरे पास कुछ आ जाती है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 1 करोड़ न्यूटन। 1 करोड़ तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर अच्छी खासी वैल्यूज आ सकती है। एक्सेलरेशन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाता है, वो आ जाएगा मेरे पास फोर्स डिवाइडेड बाय एम। और ये जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, उसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है फोर्स अपॉन मास ऑफ अर्थ। और इसकी वैल्यू देखो, मास ऑफ अर्थ इतना बड़ा होता है कि ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आ जाता है। तो ऐसे में एक्चुअली हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक्सेलरेशन हमारे इस वाले मास का नीचे की तरफ हो रहा होता है। अगर दोनों कंपेरेबल मास होते हैं तो क्या होता है, ये दोनों, ये भी थोड़ा ऊपर आती, ये भी थोड़ा नीचे आता है, इस तरह की चीज़ होती है ना। और उनका सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहता, क्योंकि इन दोनों के बीच का फोर्स इंटरनल फोर्स हो जाता है। यहाँ पे हम वो वाली बातें नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। चलो एक काम करते हैं, इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ जाता है उसकी वैल्यू आ जाती है फोर्स। फोर्स को हमने क्या लिखा था, Gm/m/r², डिवाइडेड बाई उसका मास कितना है, ऑब्जेक्ट का मास m। m से m इस तरीके से कट जाता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आती है Gm/r²। वैल्यू याद रखना, यहाँ पे m किसका था, मास ऑफ अर्थ था ये, रेडियस किसका था, अर्थ का, तो r का स्क्वायर। और इसमें देखो ये ऑब्जेक्ट का मास क्या है उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एम आ जाता है हमारे पास, है ना। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मॉल एम, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ऑलराइट, तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे अर्थ का मास रख दूँ और अर्थ का रेडियस वगैरह रख दूँ, इसकी जो वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है हमारे पास 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अक्सर क्वेश्चंस में हम इसकी वैल्यू कितनी यूज़ कर लेते हैं, इसी को हम अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, ऐसे कंपेयर करने बोलते हैं कि अर्थ है इतने ही मास का एक प्लैनेट है लेकिन उसका रेडियस हाफ है, तो बताओ वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। तो ऐसे केस में आप देखोगे मास वही है, जी तो खैर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, रेडियस की वैल्यू आप हाफ कर दोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंपैरिजन होते हैं। ऑलराइट, अच्छा ये जो एक्सेलरेशन है यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको एक स्पेशल सिंबल दिया गया है। इसको हम बोलते हैं भाई जी की जो वैल्यू है वो है Gm/r का स्क्वायर, और इसी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है 9.81 एंड 10। तो ठीक है, ये हम इस तरीके से लिख देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। अब इसके फॉर्मूले के कुछ वेरिएशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कई बार हमारे पास जो प्लैनेट की डेंसिटी है उसकी टर्म्स में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें बोली जाती हैं। ऐसा बोला जाता है कि अर्थ की जो डेंसिटी है उसी डेंसिटी का एक और प्लैनेट है जिसका रेडियस 2 गुना है। तो बताओ किस तरीके से हमारे पास ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पर होगी। तो देखो उस केस में हमें क्लियरली दिख रहा है कि रेडियस की वैल्यू तो भाई हमने डबल कर दी 2r, लेकिन अब डेंसिटी सेम रखते हुए वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मास भी तो चेंज होएगा। तो एक मास को डेंसिटी की टर्म्स में अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ वो भी कर लेते हैं। हमारे पास क्या हो जाता है, मास m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, इस तरीके से होता है। कई बार ऐसे भी होता है कि अर्थ के बराबर का प्लैनेट है लेकिन डेंसिटी डबल है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। ऐसे केस में हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा, देखो जी की जो वैल्यू आ जाती है अब यहाँ पर आ जाएगी जी विल बी इक्वल टू कैपिटल जी, मास की जगह हम रख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स रो, डिवाइडेड बाय हमारे पास आर स्क्वायर है। यहाँ पर से ये इस तरीके से कट जाएगा, हम लिख देंगे जी इज प्रोपोर्शनल टू आर टाइम्स रो।
तो जब भी आपको डेंसिटी एंड रेडियस के हिसाब से कंपैरिजन करना है तो आप इस तरीके से कर लेना। जब भी आपको मास और रेडियस के हिसाब से कंपैरिजन करना है तो आप कैसे करोगे, g इज प्रोपोर्शनल टू m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और कभी ऐसा हो गया कि भाई रेडियस को एलिमिनेट करना है तो उस केस में देखो हमारे पास g जिस चीज़ के प्रोपोर्शनल आ जाता है, g को आप लिख सकते हो g विल बी प्रोपोर्शनल टू m रो स्क्वायर की पावर 1/3। काफ़ी कम चांसेस है इस तरीके का वेरिएशन आपसे कंपेयर करवाया जाए, लेकिन इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते रहे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। What will be the formula of the mass of the earth in terms of g, capital R and g? तो अभी बहुत ही अच्छा सा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करते हैं कैसे, देखो हमारे पास जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप लिख सकते हो भाई हमें पता करना है अगर मास ऑफ अर्थ तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, और ऑप्शन डी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। और एक्चुअली कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा किया भी था। उनने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली इस जी जो हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू पता कर ली। ये हमें जी की वैल्यू पता ही थी और उस वक्त तक अर्थ का रेडियस भी अप्रॉक्सीमेट कर लिया गया था। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करने उन्होंने अर्थ ऑफ मास को एस्टिमेट भी कर लिया। और एक्चुअली मास ऑफ अर्थ को ऐसे ही तो पता किया जाएगा, ऐसे तो हम कर नहीं सकते कि पूरी की पूरी अर्थ को ले जाके किसी बड़े से वेइंग स्केल पे जाके रख दें और फिर पता करें भाई कितना आ रहा है हमारे पास वजन। वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि हमारे पास वेइंग स्केल क्या मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है। तो उसके लिए अर्थ को कोई खींच रहा होगा नीचे, बड़ी और बड़ी अर्थ होगी तब तो वजन पता करोगे, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो आई थिंक यही तरीका भी है मास ऑफ अर्थ पता करने का। ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है तो इसे डिस्कस करते हैं। एट द सर्फेस ऑफ अ सर्टेन प्लैनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। तो अगर हमारे पास अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है तो उस प्लैनेट पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, वहाँ पर g/4 उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, इफ अ ब्रास बॉल इज ट्रांसपोर्टेड ऑन दिस प्लैनेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें गलत स्टेटमेंट बताना है। द ब्रास बॉल हैज़ द सेम मास ऑन द अदर प्लैनेट एज ऑन द अर्थ। देखो ये एक्चुअली एक करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारे पास अगर मास की बात करी जाए तो मास होता है हमारे पास सिर्फ m की वैल्यू दोनों जगह सेम रहेगी। मास उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, उसको कहीं पे भी लेके जाओ उसका मास सेम ही रहने वाला है। फिर दूसरा ऑप्शन है द मास ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लैनेट इज 1/4 ऑफ इट्स मास एज मेजर्ड ऑन अर्थ। तो एक्चुअली जिस मेजरमेंट की बात हो रही है, हम जो मेजर करते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, वेट मेजर करते हैं। वेट होता है हमारे पास mg, है ना। वेट की वैल्यू हो जाती है, अगर यहाँ पर mg था तो यहाँ पर कितना हो जाता है, वो mg डिवाइडेड बाई 4। तो वेट हमारा 1/4 हो जाता, मास 1/4 नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। स्टेटमेंट गलत होता है, ये हमारे लिए करेक्ट आंसर बन जाता है। बाकी स्टेटमेंट्स भी देखते हैं। द वेट ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लैनेट इज 1/4 ऑफ द वेट एज मेजर्ड ऑन द अर्थ। तो ये तो अभी अभी हमने देख लिया, वेट 1/4 हो जाएगा, करेक्ट है। द ब्रास बॉल हैज़ द सेम वॉल्यूम ऑन द अदर प्लैनेट एज ऑन द अर्थ। ये तो मुझे समझ में भी नहीं आया ये ऑप्शन क्यों है, मतलब ब्रास बॉल की वॉल्यूम में क्यों फ़र्क पड़ेगा, अनलेस ये बोलते वो कंप्रेसिबल किसी फ्लूइड की बनी हो, वहाँ पे प्रेशर अलग है, ऐसी कुछ बातें होती। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास। एक्चुअली आंसर हम बी को मार्क कर देंगे। A body weighs 72 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it at a height equal to half the radius of the earth? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पर। अब देखो हमारे पास जब वेट की बात करते हैं तो हम न्यूटन में कुछ चीज़ आती है ना। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारे पास जो W वेट होता है वो होता है mg, या फिर आप इसको समझ सकते हो ये क्या होता है, फोर्स ग्रेविटेशनल जो लग रहा है वही हमारा वेट होता है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना।
इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करते हैं कैसे आया। देखो यहाँ पे पहले हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक अर्थ बनाना ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अर्थ का रेडियस कितना होता है हमारे पास आर। फिर उसके बाद हम यहाँ से उसको उठा करके ले गए हैं कितना, हाफ द रेडियस। तो यहाँ से मैं और ऊपर लेके जाता हूँ 0.5 आर हमारे पास इस हाइट की वैल्यू आ जाती है। ऑलराइट। अच्छा, अर्थ की सरफेस पे इस जगह पे जब मैं था, मेरे पास वेट जो आता है वो आता है mg, है ना। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, mg की जो वैल्यू है, इसका मतलब हमारे पास आता है gm डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये वैल्यू दी हुई थी मुझे 72 न्यूटन। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ से बेसिकली इस जगह से उसे उठा करके यहाँ ले गया। तो अब जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास जो वेट डैश, इसको मैं बोल देता हूँ डब्ल्यू डैश, उसकी वैल्यू हो जाती है gm डिवाइडेड बाय, देखो पहले आर स्क्वायर यहाँ पर हुआ करता था, हमारे पास जो डिस्टेंस है ना, आर था यहाँ पर तो आर स्क्वायर यूज़ करते थे। अब की बार वो जो डिस्टेंस है वो आ गया है 1.5 आर। तो यहाँ पर 1.5 आर का हमारे पास स्क्वायर होएगा, तो उसको मैं लिख दूंगा 1.5 आर का स्क्वायर। ऑलराइट, ये चीज़ क्या बन जाती है, देखो ये बन जाता है हमारा gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/1.5 का स्क्वायर। तो 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ऐसे मैं 3/2 लिख दूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ। ठीक, अच्छा ये जो वैल्यू ये तो मुझे दी हुई है 72 न्यूटन है, तो इसको हम लिख देते हैं दिस इज 72 मल्टीप्लाइड बाय 2 2s are 4 एंड 3 3s are 9। ये यहाँ से कट जाता है इस तरीके से, क्या आ जाता है हमारे पास, दिस विल भी हमारे पास 8 और 8 इंटू 4 हो जाता है हमारे पास 32 न्यूटन। ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है एक प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हमने 43 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस ऐसे ही कलरफुल तरीकों से 11th और 12th का कंप्लीटली कवर किया विद लॉट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर चेकआउट करो, वहाँ पे आपको कलरफुल PDF भी मिल जाएंगी, डाउनलोड कर लेना वहाँ से। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।